हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की इतिहास का पाठ 5 जब जनता बगावत करती है करेंगे। ये वर्कशीट 21 है जो कि आपको 11 दिसंबर को मिलेगी। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में 1857 की क्रांति के कारण पढ़े थे और आज इस वर्कशीट में हम उसी से रिलेटेड और बातें पढ़ेंगे कि हमें 1857 की क्रांति के बारे में कहाँ से एक जानकारी मिलती है, जो स्रोत हैं वो कौन से हैं। और हम यहाँ पर एक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे, सीताराम पांडे के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये जो वर्कशीट है, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जनता की नज़र से, यानी कि जनता कैसे 1857 की क्रांति को देख रही थी, उनके लिए 1857 की क्रांति क्या थी। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप एक स्रोत और दो स्रोत को हम पढ़ेंगे। तो स्रोत एक है, यानी कि जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि आम जनता अंग्रेजों के बारे में क्या सोच रखती थी और उनके लिए क्रांति क्या मायने रखती थी। तो 84 नियमों की एक सूची है। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सैनिकों से हुई और उन्होंने सलाह दी सैनिकों ने कि वो वापस लौट जाएं, यानी कि जो विष्णु भट्ट है और जो उनके चाचा हैं वो वापस लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? क्योंकि 3 दिन बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है, कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि जो अंग्रेजी सरकार है, हो सकता है वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, यानी कि वो उनको ख़त्म कर सकती है, उनका धर्म खराब कर सकती है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म है उनको नष्ट कर देगी। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो भी अंग्रेजी सत्ता कर रही है उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। अंदर ही अंदर जो सैनिक हैं, अंदर ही अंदर जो ज़मींदार किसान या फिर जो भी तबका है जो 1857 की क्रांति होने की वजह से परेशान थे कि 1857 क्रांति उन्हीं की वजह से हुई थी। तो वो जो सारे तबके हैं वो चाहते हैं कि ऐसी क्रांति हो जिससे कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो हिल जाए। तो अंदर ही अंदर वो प्लान कर रहे हैं, एक ऐसी रचना रच रहे हैं कि जिससे कि वो एक साथ अंग्रेजी सत्ता पर प्रहार कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्रोत 2 की तरफ बढ़ते हैं। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना फैल गई, यानी कि जो क्रांति हुई है वो धीरे धीरे करके दूसरे क्षेत्रों तक कैसे पहुंची। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे कौन थे, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्मरण जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई यादें हैं, ठीक है, कोई ऐसी यादें हैं जिसको आपने लिख दिया है तो उसको हम संस्मरण कह सकते हैं। और इतिहास में इसका बहुत योगदान है, क्योंकि इतिहास लिखने में हमें इस तरह की बातें जो हैं पता चलती हैं कि लोगों की सोच उस समय कैसी थी, उस समय की सिचुएशन के लिए। जो सीताराम पांडे हैं वो बंगाल के नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे, यानी कि वो एक सिपाही थे जो कि बंगाल की आर्मी में 1812 में भर्ती हुए थे। 1860 में उनको रिटायरमेंट मिल गया था। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। देखिए, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। सीताराम पांडे अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन उनका बेटा जो है विद्रोहियों के साथ था, जिसने 1857 की क्रांति की थी। और सीताराम पांडे किसके साथ था? अंग्रेज़ों के साथ था। और उन्होंने जो भी 1857 क्रांति हुई थी उसको दबाने का प्रयास अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किया था। और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही उनके बेटे को मार दिया। रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी कि उनका एक अफसर था सीताराम पांडे के, नॉरगेट नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी उस समय 1857 क्रांति में देखा उसको लिखो। तो उसकी वजह से प्रेरित होकर सीताराम पांडे ने अवधी भाषा में
1861 में अपना संस्मरण लिखा और उसमें नॉर्गेट ने ही उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ठीक है, और किस नाम से किया? फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, इस नाम से किया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था, यानी कि जो सीताराम पांडे ने अपने संस्मरण में लिखा उसका एक अंश, यानी कि एक पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। यानी कि जब 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा के जब हड़प लिया गया था और अवध का जो पूरा एरिया है वहाँ पर पूरा जब हड़प लिया गया था, तो जो सैनिक है इस चीज़ से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वो साजिश रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। दिल्ली बादशाह के जो सैनिक थे, लोग थे, और अवध के नवाब, उन सब ने क्या किया कि पूरे भारत में क्या चल रहा है इसकी देखरेख करने के लिए भेज दिया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी, यानी कि सिपाही जो सोच रहे थे, जो उनकी सोच चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने उसको और हवा दी ताकि जो हिंसा है 1857 की क्रांति है वो और भड़क उठे। सिपाहियों को अपने माली को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया जा रहा था। कौन उकसा रहा था? अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के जो सैनिक थे, यानी कि जो उनके जानकार थे, वो सैनिकों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रहे थे। दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, ऐसा वो चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे चाह रहे थे। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। यानी कि वो सेना को भड़का रहे थे ताकि सेना 1857 का विद्रोह तेज कर दे। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को एक नई राइफल दी। ठीक है, और उस राइफल में ऐसी बात क्या थी कि जो एकदम क्रांति जो फैल गई। ऐसा कहा गया कि जो राइफल अंग्रेजी सत्ता ने चलाने के लिए दी, अब ये श्योर नहीं है हम कि ये अफवाह है कि ये सच में कोई कारण रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि शायद ये खबर फैल गई आग की तरह कि जो भी राइफल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हिंदुओं से बोला गया कि उस पर गाय की चर्बी है और मुसलमानों से बोला कि उस पर सूअर की चर्बी है। उसका लेप चढ़ाया गया है क्योंकि वो जो कारतूस है उसको मुंह से छीलकर यूज़ करना पड़ता था। तो अगर आप हिंदू है तो वो गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगाएगा और मुस्लिम है तो वो सूअर की चर्बी को मुंह से नहीं लगाएगा। तो ऐसी जब बात उठी और अफवाह फैली तो सैनिकों में एक बहुत ज़्यादा रोष आ गया। उनको लगा कि अब जो अंग्रेजी सत्ता है उनके धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। हालांकि कुछ सिपाहियों को लग रहा था कि सरकार, अंग्रेजी सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो सिपाही अवध को जब अंग्रेजी सत्ता ने कब्जा कर लिया उसकी वजह से काफ़ी नाराज थे। बहुत से स्वार्थी लोग ऐसे भी थे, उन्होंने ऐसी कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो जो है सबको ईसाई बना देंगे और इसलिए जो उन्होंने कारतूस ऐसे बनाए हैं ताकि लोगों का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो सके, यानी कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो सके और जो मुस्लिम है उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सके। तो इस वजह से उसने ऐसे कारतूस बनाए हैं और फिर क्या होगा, जब उनके धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे तो वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे। कर्नल साहब का मानना था कि वे ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। किसे घर चले जाने की? सीताराम पांडे को, क्योंकि वो अपनी कहानी बता रहे हैं। ठीक है, जो अपनी यादें हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, अपने संस्मरण में लिखी हैं। तो ये इस तरह से बताया है सीताराम पांडे ने कि ऐसा ऐसा उस समय हो रहा था। अंग्रेज सत्ता सैनिकों के साथ इस तरह से कर रही थी, लोग अफवाहों को बिलीव भी कर रहे थे, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो 1857 क्रांति थी वो और बढ़ चढ़ कर हुई। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? तो इसका आंसर है, विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किसी एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उनको सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन बाद यहाँ चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि अंग्रेज हिंदुओं व मुस्लिमों के धर्म को तबाह करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको सिपाहियों ने सलाह दी कि यहाँ से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर कोहराम मचने वाला है, यानी कि क्रांति शुरू होने वाली है। अगला प्रश्न है, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया?
सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में उनका सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट के बाद उनके जो कमान अफसर थे नॉरगेट ने उन्हें अपना संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? तो पहला पॉइंट है, यानी कि हमें बताना है कि भारतीय सिपाहियों में जो अंग्रेजी फौज में थे तो उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ वो क्यों चले गए। अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर काफ़ी गुस्सा था। इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि राइफल में जो इस्तेमाल हो रहा है कारतूस, वो उस कारतूस में चर्बी है गाय की और सूअर की, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे भी सिपाहियों में गुस्सा फैल गया। एक और कारण जिसके अनुसार ये कहा गया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुस्लिम व हिंदू धर्म दोनों के धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो संस्मरण जो होता है वो यादें होती हैं किसी की, जो वो अपने किताब में या किसी तरीके से लिखता है। तो संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो क्षण होते हैं या घटनाएं होती हैं, वो उस पर आधारित किसी भी इंसान का एक अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन होता है। संस्मरण सच्चे जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में बताते हैं। जिस प्रकार सीताराम पांडे ने अपने संस्मरण के जरिए 1857 की क्रांति के विषय में काफ़ी कुछ बताया, इससे इतिहासकारों को इतिहास लिखने में काफ़ी सहायता मिली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ये चारों जो प्रश्न हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और ये जो कंटेंट है ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे रखूँ ताकि बच्चे जो हैं चीज़ों को समझ ज़्यादा पाएँ और उसके बाद खुद से भी कोशिश करके लिख सकें। तो इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।